ओके जी। व्हाट्स नेक्स्ट, हमने कहा कि हमने इसका जो है रिटर्न निकाल लिया। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। ओके। हमने अपना रिटर्न निकाल लिया, उसका हमारा फॉर्मूला सिंपली था कि प्रॉपर्टी और रिटर्न को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसने कहा है कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। हमने पहले जो फॉर्मूला निकाला था, हमने उससे क्या बोला था? हमने कहा था इट इज सम ऑफ स्क्वेयर्ड मीन डेविएशंस। अभी भी सम ऑफ स्क्वेयर्ड मीन डेविएशन ही रहेगा। तो हमारे पास मीन डेविएशन जब हम निकालेंगे, तो उसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग एवरेज रिटर्न हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को यूज करेंगे। यानी जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो उसी तरह का ही होगा जैसे पहले था। उसमें हमारा जो फॉर्मूला बनता था दैट इज समथिंग लाइक दिस। मैं उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारा पहले जो फॉर्मूला बना था दैट वाज 1/n-1, और फिर हमने सम किया था उसको। हमने कहा था कि आर आई, जो आर की डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनका मीन डेविएशन निकालेंगे, मीन से वैल्यू निकालेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है। दिस वाज अ फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला था। लेकिन ये वेरिएंस आप कब निकालते हैं? जब आपके पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल हो। बट अगर आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं तो फिर ये फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते। इसमें थोड़ी सी माइनस ही चेंज आती है। वो माइनस ही चेंज क्या होगी जी? वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सिंपली हम यही करेंगे। हम कहेंगे, मैं यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट लगा देता हूँ, और इंस्टेड ये आर आई ऐसे ही लिखा जाएगा। इंडिविजुअल रिटर्न्स को आप माइनस करेंगे किससे? एक्सपेक्टेड रिटर्न से। ठीक है। आर बार की जगह क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। इसको आप स्क्वेयर भी करेंगे। ठीक है। और इसको आप सम भी करेंगे। ठीक है। लेकिन 1/n-1 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है नहीं। इंस्टेड आप क्या करेंगे? सिंपली यू विल मल्टीप्लाई इट विद द प्रोबेबिलिटी अगेन। ठीक है, बस। ये इसका फॉर्मूला। राइट। सर ये n-1 नहीं आएगा? इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है ही नहीं ना। हमारे पास जी। प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपका ये ये आपका जो मीन डेविएशन का जो स्क्वायर है, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के साथ सही है। मल्टीप्लाई होगा। यानी हमने क्या निकाला था पहले? हमने पी आई आर आई निकाला था। अब क्या करेंगे हम? हमने ई आर तो निकाल लिया है ना, तो हम एक कॉलम बनाएंगे अपना, आर आई माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। वो तो फिक्स है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम लाइक एवरेज है। ये आप करेंगे और फिर इसी को स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास आर आई क्या है? आर आई ये है आपके पास, दिस इज R1। ठीक है। दिस इज -0.5। माइक बंद कर दो यार। माइक बंद कर दो। अच्छा। हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आया था? 11.4% आया था, -0.114। और इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है। और इसी जगह पे हमारे पास जगह कम है, हम अलग कॉलम बनाने की बजाय हम यहाँ पी आई के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। पी आई क्या है हमारे पास? पी आई इज दिस वन। ठीक है। P1 ये, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.1। राइट। सिमिलरली आप सबको ऐड इसी तरह से करते जाएंगे और नीचे ऐड कर देंगे। करोड़ों दिलों की जान, चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई? इसको जरा जल्दी से कैलकुलेट करें, मुझे बताएं क्या वैल्यू आती है इसकी। समझ आ गई ना आपको? जी आ गई सर। जी। इसमें इसी तरह से सारी वैल्यूज पुट करते जाएं और उनको सम अप करें। तो ये नीचे सम हो जाएगा इसी तरह से, और ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो वेरिएंस जब आ जाएगा तो आपको वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट करेंगे, तो यू विल फाइंड आउट
द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो यही था कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी हमें। सर पहले का आ रहा है 0.0376। आप सम अप कर लेना जी सबको। सर, तला सही बोल रहे हैं। हाँ अच्छा जी, तो इनकी है सेम टू सेम ऐश्वर्या राय। व्हाट अ ब्यूटी। सर, सम करके टोटल आ रहा है 26%। जी आपने इसका स्क्वायर रूट भी कर लिया है? स्क्वायर रूट। जी जी, टोटल करके बता रहा हूँ स्क्वायर रूट के बाद। ठीक है। 26%। यस इट इज करेक्ट। ठीक है, इट इज करेक्ट। यू हैव फॉलोड प्रॉपरली, आपने फॉलो किया है, फॉर्मूला आपको पता चल गया है। जरा ठीक है। बाकी लोग भी जरा इसको कर ले, मुझे ताकि बताएं, फिर मैं आगे आपको इस पे अंदर फर्दर आपको। अशारिफ, आप बैठे हैं यहाँ पे? शारिफ इज एब्सेंट। जी सर। जरा किस नाम से आपने एंटर किया? किरिस का सुनेगा। दिल ना लिया तो बोलो ना का किया। ले बेटा। अशारिफ। जी सर, ये मेरी ही आईडी है। अच्छा, मैं आपको होस्ट नहीं, बना ये रहा जो हूँ जरा। आवाज आई थी जरा वो मेरी आईडी नहीं थी। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो आप जरा चेक जी रखें सर। ये कौन कर रहा है। मैंने एक को तो निकाला है बाहर रूम से। मेरे ख्याल में ठीक कुछ है सर, बना दो। क्लास से बाहर के लोग भी शायद घुस आए हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, ये मैं ओके आपको सर। होस्ट बना रहा हूँ, जरा इनके ऊपर नजर रखें और उनको बाहर निकालें और चेक करें, अगर आईडी मिल जाए उनकी तो हमें पता चल जाएगा। अगर क्लास का है कोई तो उसको फिर देखेंगे क्लास के अंदर ना। ठीक है सर, ठीक है। मैंने आपको होस्ट बना दिया। अब आप किसी को भी ओके किक सर। आउट कर सकते हैं, क्लास इससे रूम से बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू सर। जरा नजर रखें, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं नजर नहीं रख सकता उधर। ओके ओके जी। ओके सर। ओके जी, हम मूव ऑन करते हैं। इसकी समझ आ गई है आपको? जिनको समझ आ गई है वो थोड़ा सा दूसरों को भी हेल्प कर दें अंडरस्टैंड करने के लिए। सर, समीशन के बाद का स्क्वायर रूट भी लेना है ना फिर?
जी, सिर्फ अगर आप सिर्फ स्क्वायर लेंगे तो ये वेरिएंस कहलाएगा। वेरिएंस यहाँ मांगा नहीं है ना उन्होंने। उन्होंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। देखें यहाँ पे दो चीजें मांगी हुई है ना। एक अच्छा। एक्सपेक्टेड रिटर्न वो हमने पहले निकाल लिया था, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सिंपली सिग्मा होता है, तो स्क्वायर रूट लेना होगा आपको। ठीक है, अगर वो कहे कि वेरिएंस भी निकालना है, क्योंकि वेरिएंस पहले निकलता है ना, स्क्वायर पहले निकलता है, फिर आपका स्क्वायर रूट निकलता है, तो आपका सिग्मा आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, तो इसमें जो कि सही। पूछा ही स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही रिपोर्ट करेंगे, विच कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 26.7% आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके जी, हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसको मैं रेज करने लगा हूं यहाँ से। तो विद द न्यू फॉर्मूला, द न्यू थिंग, अब हमने दो चीजें पढ़ ली। ठीक है, अच्छा, इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि रिस्क और रिटर्न मिक्सअप हो रहे हो, सिंगल स्टॉक है। ठीक है, तो हम किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो रिस्क हमने निकाला हुआ है, ठीक है, दैट इज सिग्मा। इसमें भी हमने निकाल लिया। इसमें आपका सिग्मा जो है फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, बट हमने इसमें सिग्मा निकाला है। तो आपका जो सीवी निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज रिस्क ओवर रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपने रिस्क प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा जो हमने अभी यूज किया है, और रिटर्न कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू से निकलेगा। और अगर आपने हिस्टोरिकल वैल्यू से निकाला है तो रिस्क आपका निकलेगा वो n-1 डिवाइड किया था आपने उस फॉर्मूले से, और रिटर्न आपका एवरेज रिटर्न निकलेगा। राइट, आई थिंक आप दोनों को अंडरस्टैंड कर गए हैं अच्छे से। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगर दो स्टॉक हों या दो से ज्यादा स्टॉक्स हों, तो ये जो सीवी है बेसिकली ये किस चीज को शो शो करता है? ये शो करता है रिलेटिव रिस्क को। ठीक है, तो हमने कहा था जब रिस्क की बात है तो हम रिस्क को हमेशा क्या करना चाहते हैं? रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो हम इसको मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई स्टॉक्स दिए हुए हों और उनका रिलेटिव रिस्क भी दिया हुआ हो, तो आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनका रिलेटिव रिस्क कम होगा? ठीक है, खाली रिस्क के ऊपर भी आप कर तो सकते हैं, लेकिन रिटर्न और रिस्क अगर मिक्सअप हो जाते हैं तो फिर रिलेटिव रिस्क आपके काम आता है। तो रिस्क को हम हमेशा रिड्यूस करने की बात करते हैं, और अगर रिटर्न हो तो फिर अगर आपने रैंक करना हो तो आप हाईएस्ट रिटर्न को ऊपर रखेंगे और लोएस्ट रिटर्न को नीचे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। राइट, तो हम इसको इस बात की समझ आ गई है जो मैंने अभी आपको बताई। इन केस आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स गिवन है और उनका रिस्क भी गिवन है, इंडिविजुअल रिस्क विच इज सिग्मा। ठीक है, यानी इंडिविजुअल सिग्मा गिवन है उनका, और इंडिविजुअल रिटर्न गिवन है। ठीक है, आर आई, जो रिटर्न आपने निकाला, यानी उस आर आई ना कहो, उसको ई आर कह लो। ठीक है, ई आर या आर बार कह लो, ये भी गिवन है, और सिग्मा भी गिवन है। तो आप इनके ऊपर रैंक कर लेंगे, रिटर्न्स के ऊपर रैंक कर लेंगे। अगर आप रिटर्न के ऊपर रैंक करेंगे तो हाईएस्ट रिटर्न को पहले लिखेंगे और लोएस्ट रिटर्न को उसके बाद, उसके बाद उससे लोअर। और रिस्क के हिसाब से करेंगे अगर रैंक, तो फिर सबसे कम रिस्क को ऊपर लेके आएंगे, फिर उसके बाद वाला रिस्क, उसके बाद वाला रिस्क। और अगर मिक्सअप हो रहे हैं रिटर्न और रिस्क को, तो फिर आप जो सीवी है विच इज रिलेटिव रिस्क, उसमें मिनिमम सीवी को ऊपर लेके आएंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इफ यू आर गिवन विद फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक्स गिवन है आपके पास, और 10 के 10 स्टॉक्स का रिटर्न भी गिवन है, और उनका रिस्क भी गिवन है, इंडिविजुअल रिस्क, और उनका सीवी भी गिवन है, रिलेटिव रिस्क भी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है। तो आप को अगर कहें कि मेरे पास 10 स्टॉक हैं, 10 में से मैंने 5 स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं, तो आप कौन से 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, जरा मुझे बताएंगे? क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको? नहीं सर। अगर आपके पास ये सारा डाटा मौजूद है, फॉर एग्जांपल स्टॉक 1 2 3 इस तरह से 10 तक स्टॉक का डाटा मौजूद है, ये उनके रिटर्न्स गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे उनका इंडिविजुअल रिस्क गिवन है तमाम स्टॉक का, और यहाँ उस उन स्टॉक्स के जो पर डॉलर रिटर्न के ऊपर जो रिस्क है वो भी गिवन है, सीवी यानी रिलेटिव रिस्क भी गिवन है। तो मैं ये कहता हूं कि इस 10 स्टॉक में से आपने सिर्फ 5 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, तो आप कौन से 5 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे? इशारा चेक करें। गुप 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 गुप। अच्छा, आप चेक करें और इनको बाहर निकालें क्लास से। अच्छा, तो कौन से 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे इसमें से?
इसकी बेसिस पे देखेंगे, इसकी बेसिस पे देखेंगे या इसकी बेसिस पे देखेंगे? गुप 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 गुप। सर सीवी के बेसिस पे शायद। हाँ, सीवी की बेसिस पे देखेंगे। वेरी गुड, सही बताया आपने। आप सीवी की बेसिस के ऊपर इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट? जी। Always you will see on the basis of CV. ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपने सिलेक्ट करना है तो टॉप 5 आप सीवी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन रैंक कैसे करेंगे? जिसमें सबसे कम जो सीवी है वो सबसे टॉप पे आएगा, उसके बाद जो ज्यादा होगा वो उसके बाद आएगा, उसके बाद जो होगा वो इस तरह से आप उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, मजे की बात है, कुछ लोग पॉइंट आउट हो गए हैं इसमें और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? और मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, मुझे पता चल गया है कि अभी कौन चला रहा था वो ना। तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है, मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ आपके खिलाफ, ठीक है? मैं नाम नहीं लेता, मुझे पता है आप इसी क्लास के हैं, ठीक है? अशारिफ, आप नहीं कर सके, ट्रैक नहीं कर सके, मैंने आपको होस्ट बनाया हुआ था। सर ये उतैबा के नाम से था एक, और एक आपके ही नाम से था। तो उनकी अपनी पर्सनल आईडी तो है नहीं, तो ये आपके नाम से आया था कोई, इनको और मैंने बाहर रिमूव कर निकालें दिया इनको। और ऐसे करें कि रिमूव नेक्स्ट कर टाइम, दिया सर। हाँ नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी ना उसमें एक हम्म। इनको कहें मखसूस आईडीज ऑलरेडी दे दें, हम लॉक क्लासरूम चलाएंगे ना, क्योंकि ये तो करते रहेंगे ऐसे ही, जी सर। ठीक है? आईडीज आप ले लें तमाम क्लास वालों से ना, तमाम अपने क्लास फेलो से। अच्छा जी, हम्म। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें हमारा फॉर्मूला डिफरेंट लगता है, मैं ये आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है? इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेम का फॉर्मूला है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग का फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके अंदर। तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लें फिर मैं आपको समझाता हूँ, इसका फॉर्मूला भी समझाता हूँ। द मार्केट एंड स्टॉक जे, एक तो मार्केट आपकी आ रही है, मार्केट का रिटर्न आ रहा है, दूसरा स्टॉक जे का रिटर्न आ रहा है। हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये मार्केट का रिटर्न है, आर एम मीन्स मार्केट का रिटर्न है, और आर जे ये सिंगल स्टॉक का रिटर्न है, ठीक है? और प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज उसी तरह से हमने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, 30%, 40% और 30%, तो इसको सम अप करेंगे तो ये 1 बनेगा। ये हमेशा 1 बनना चाहिए, अगर 1 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर, अधूरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। तो उनकी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है? तो इनकी प्रॉपर्टीज के साथ ये उनके रिटर्न आ गए। 30% प्रॉपर्टी है तो ये रिटर्न होगा, 40% प्रॉपर्टी है तो ये रिटर्न होगा मार्केट का। अच्छा, परसेंटेज ऊपर आई तो ये नीचे नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब भी यहाँ पे परसेंटेज ही होता है, ठीक है? ऊपर परसेंटेज दी हुई तो नीचे भी परसेंटेज में ही है, जैसे इसमें परसेंटेज दी हुई तो ये 5% है, ये 12% है। तो 40% जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपका जो मार्केट का रिटर्न है 9% रहेगा, और 30% प्रॉपर्टी है कि आपका मार्केट का रिटर्न 18% रहेगा, ठीक है? तो हमारे पास बेसिकली दो क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से एक तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर हम एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न देखना चाहें तो हम उसी फॉर्मूला से देख सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, विच वॉज पी आई एंड आर आई, ठीक है? पी आई और आर आई, और इसको हमने सम अप कर लिया था इस तरह से, राइट? तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया था। अब इस केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न किस चीज का है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। तो मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आई जो है, ये आप इसको इसके साथ एम भी लगा दें, एम आई,
ठीक है। मार्केट का इंडिविजुअल रिटर्न है, यानी 30% पे क्या है, 40 पे क्या है, 30 पे क्या है। तो इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। सिमिलरली ये प्रोबेबिलिटी आपने यूज की इसके साथ, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जे भी निकाल सकते हैं इन द सेम वे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जे, आर जे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। 0.3 प्रॉपर्टी है पहली। पहली प्रॉपर्टी 30% के ऊपर रिटर्न कितना है आर जे का, 20% है। तो इसके साथ इसकी 20% को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डेसिमल प्लेसेस में, डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, प्लस ये 40% और ये 5% है। तो 40%, पहले वाले को आप खुद कर लें, इसको मैं आपको यहीं पे लिख के दे रहा हूँ, इसकी भी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ये 5% है तो कितना बनेगा, 0.05। और ये 30% और ये 12%। ठीक है, इसकी ये कितना बनेगा, 30% और 12% कितना बनेगा, 0.12। आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द मार्केट, यानी ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट आ गया। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक के, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक के आ गया, तो दोनों हमने निकाल लिए। इसमें पार्ट ए के अंदर दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए के अंदर दो चीजों का रिटर्न निकालना है, एक्सपेक्टेड दोनों का निकाल लिया। इसको आप सॉल्व कर लें, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसको जो सॉल्व करेंगे मार्केट वाले रिटर्न को, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट है और एक आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जे है। तो प्रॉपर्टीज कॉमन है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी और उसके साथ उनके रिलेटिव जो रिटर्न है वो साथ मल्टीप्लाई करते हुए यू कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जे। तो आपके पास क्या वैल्यूज आई इसकी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, जरा मुझे बताइएगा। सर सॉल्व कर रहा हूँ। जी, अच्छा, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ। इट इज सर ऊपर आंसर वाले का 0.135 13.5% आएगा। सही और निकला है आपका, उसका है 0.116। बिल्कुल ये भी सही आया आपका, 11.6%। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.6%। सिमिलरली आप देखें, वो कहता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द मार्केट। अब ये वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन था, आपके पास ई आर आ गया ना, और आर एम के इंडिविजुअल वैल्यूज भी हैं, तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने वेरिएंस का लगाया था, दैट वाज आर एम की इंडिविजुअल वैल्यूज, ये मैं उसका इंडेक्स डाल रहा हूँ, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, यानी मीन डेविएशन आप ले रहे हैं अगर हम देखें तो। और मीन डेविएशन को आपने क्या किया था, स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयर्ड मीन डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था और फिर इसको आपने सम कर दिया था। ठीक है, ये आपका वेरिएंस आ गया। तो यहीं से आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं मार्केट की। सिमिलरली इसकी जगह जे आ जाएगा, इसकी जगह जे आ जाएगा, तो ये आप इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जे का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इस पे टाइम ना वेस्ट करें। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें दो रिटर्न साथ मिक्सअप किए हुए थे, तो दोनों रिटर्न्स को हमने निकाल लिया और हमने इसको देख लिया। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। राइट,
क्लियर है? ओके क्लियर है? सर। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, वो हम रमज़ान में नहीं करेंगे, वो रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद हम करेंगे। उसमें हम टाइम सेट कर लेंगे, ईद के तीसरे दिन के बाद कर लेंगे, चौथे दिन कर लेंगे ईद के। ठीक है, ये पांचवें दिन कर लेंगे। आपके अब पेपर कब है इसका? सर एक को है। अच्छा इसका इसका एफएम का। सर उसी वीक में शायद जुम्मे के दिन है ना। जुमे को तो एक हमारी नेक्स्ट जुमे को हमारी क्लास है ना, तो वो जुमा ऑफ ही होगा मोस्ट प्रोबली। उस दिन या तो आखिरी रोजा होगा या फिर ईद होगी जुमे वाले दिन। सर ठीक है, तो हम रोजे तो खत्म हो जाएंगे। 30वां रोजा बन रहा है ना, या यकम शवाल होगी या 30वां रोजा होगा जुमे जुमे वाले दिन। चांद नजर आ गया तो ईद होगी जुमे को, पहला पहला दिन होगा ईद का। ठीक है। अगर चांद नहीं नजर आया तो 30th रोजा होगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली छुट्टी होगी उस दिन ना। तो हम अगर छुट्टी ना भी हुई तो हम रमजान में क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्लास सही। करेंगे ईद के बाद। ईद के हम सही चौथे है। दिन कर लेंगे, पांचवें दिन कर लेंगे। लेकिन वो क्लास थोड़ी लेंथी होगी, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बना हुआ है, हमने पेपर के हिसाब से अपना जो करिकुलम है वो कंप्लीट करना है, ताकि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। हमें बहुत नुकसान रहा है इस क्लास को जुम्मे के अंदर होने की वजह से ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आर एफ जो लिखा हुआ है ये रिस्क फ्री रेट है। रिस्क फ्री रेट क्या होता है? रिस्क फ्री रेट होता है, हम कहते हैं कि ऐसी किसी ऐसे स्टॉक के अंदर, हम कहते हैं ना कि भाई हम किसी भी स्टॉक के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू वेरी वेरी करती है, वोलेटाइल होती है, यानी उसकी वैल्यू ज्यादा भी हो जाती है, रिटर्न की कम भी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि रिटर्न के अंदर जो वेरिएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क बोलते हैं उसका। ठीक है। तो कोई ऐसा स्टॉक जिसकी वैल्यू चेंज ही ना हो, जिसका रिटर्न चेंज ही ना हो, क्या कोई ऐसा स्टॉक हो सकता है, या ऐसा ऐसा कोई एसेट हो सकता है जि, जिसका रिटर्न चेंज ना हो? जी हो सकता है। वो कौन सा रिटर्न हो, वो कौन सा स्टॉक होगा? स्टॉक तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के टी बिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेजरी बिल्स के अंदर, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट ऑफर करती है, गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उनको शॉर्ट टर्म पैसे उससे रेज करती है पब्लिक से। ठीक है। तो उसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जिसको टी बिल कहते हैं। ठीक है। इट इज डेट इंस्ट्रूमेंट, टी बिल इज डेट इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे बॉन्ड्स के ऊपर अगर आप बॉन्ड लेते हैं तो बॉन्ड के ऊपर जो बॉन्ड इशू करता है वो इंटरेस्ट पे करता है, कूपन पे करता है। तो वही अगर बॉन्ड जो है, अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड हो तो गवर्नमेंट तो लाजिम पे करेगी ना, उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी ना, जो वो बोलेगी कि हमने इतना रिटर्न देना तो उतना रिटर्न देगी वो। ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स जो हैं, हम कहते हैं बॉन्ड्स कैपिटल मार्केट का पार्ट है। ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो हम कहते हैं कि कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट रेज करती है फंड, तो वो फिर बॉन्ड नहीं होते, फिर वो टी बिल्स होते हैं। ठीक है। या इन इसको हम टी बिल्स को इस तरह से हम इसकी एनालॉजी बना सकते हैं। आप बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं मैं फिक्स करना चाहता हूँ अपनी अमाउंट को, और बैंक कहता है मैं आपको फॉर एग्जाम्पल इस पे 7% दूंगा, तो वो 7% देगा। ठीक है। ऐसा नहीं है वो 7% से ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इन दैट केस क्या हुआ? वेरिएशन जीरो हो गई। जब वेरिएशन जीरो हो गई तो रिस्क जीरो हो गया। जब रिस्क जीरो हो गया तो हम उस जीरो रिस्क वाले एसेट को हम क्या बोलते हैं? इसको एसेट तो कह सकते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट को हमने लिया हुआ है तो हमारा एसेट हुआ ना, हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, टी बिल्स लिया हुआ है, तो इसके ऊपर जो रिटर्न हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि देगी वो हमें जरूर मिलेगा। तो ये रिस्क फ्री आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स। वट एवर इज क्लेम्ड, वट एवर इज प्रोमिस्ड, वो हमें जरूर मिलता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, रिस्क जीरो है। रिस्क क्या जीरो है? सिग्मा इज जीरो, इसका सिग्मा जीरो। ठीक है। देयर इज नो वेरिएशन इन द रिटर्न्स ऑफ दिस। तो ऐसे एसेट जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें और उसके अंदर कोई रिस्क ना हो, वो नॉर्मली गवर्नमेंट के ही एसेट्स होते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट के एसेट्स के अंदर आपका जो रिटर्न होता है वो श्योर होता है, उसमें अनसर्टेनिटी होती नहीं है।
सर्टन होता है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन दैट, तो उसके रिटर्न को हम क्या कहते हैं, अपना रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। तो ये आर रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री एसेट दिया हुआ है। ये नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा डिस्काउंट रेट होता है, ये रिस्क फ्री एसेट होता है। डिस्काउंट रेट क्या होता है, बेसिकली स्टेट बैंक ये कहती है कि ये इंटरेस्ट रेट है, उसी के ऊपर बेसिकली बैंक जो है आपस में लेन देन करते हैं। और अगर आप फिक्स करें अपनी अमाउंट को, तो उसी पे वो वही रिटर्न आपको भी दे रहे होते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा वो मार्जिन रखते हैं, लेकिन जो आपको वो प्रॉमिस करते हैं वो देते हैं। तो रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ पे गिवन है कि 5% है, देयर इज नो रिस्क इन, यानी इसका सिग्मा क्या है, इसका सिग्मा 0 है रिस्क फ्री का, ठीक है। और मार्केट का रिटर्न कितना है जी, मार्केट का रिटर्न 10%। ये हमने अभी आरएम निकाला था ऊपर, मार्केट का रिटर्न, तो आरएम जो है दैट इज 10%। मार्केट का रिटर्न है जी 10%। मार्केट का रिटर्न मतलब, मार्केट का रिटर्न का मतलब ये है कि आपने बहुत सारे स्टॉक्स को कंबाइन किया हुआ है और उनका रिटर्न आप देख रहे हैं, ठीक है। एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो को अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को फिलहाल यहाँ समझ लें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पोर्टफोलियो को भी देख लेंगे। तो आपका मार्केट का रिटर्न कितना है जी, 10% है। और एक और स्टॉक है, ठीक है, ये पोर्टफोलियो है बेसिकली, इसमें सिंगल स्टॉक नहीं है, मल्टीपल स्टॉक्स को मिला के आपने कहा, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसका जो रिटर्न है वो कितना है। हम कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं इसको KSE 100 इंडेक्स के साथ, इसकी न्यूज भी आ रही होती है, KSE 100 इंडेक्स, ठीक है। KSE 100 के साथ देख रहे होते हैं। तो KSE 100 के अंदर क्या होता है, 100 कंपनीज को मिला के आप उनका एवरेज रिटर्न देख रहे होते हैं, 100 कंपनीज का एवरेज रिटर्न देख रहे होते हैं। तो आप समझ लें कि KSE 100 का जो रिटर्न है वही मार्केट रिटर्न समझा जाएगा इस इन दिस केस। तो मार्केट रिटर्न आपका पोर्टफोलियो रिटर्न है, बहुत सारे स्टॉक इसके अंदर इंक्लूडेड है। और एक आपके पास सिंगल स्टॉक है, दैट इज RA। आप कहते हैं इसका जो रिटर्न है, इसका रिटर्न जो है वो कहते हैं 12%, ठीक है। तो दिस इज द डाटा गिवन टू अस। वो कहता है ये सारा कुछ गिवन है, हमें फाइंड आउट करें कि आपका जो स्टॉक ए का बीटा क्या है। हम पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि बीटा है क्या। बीटा इज बेसिकली द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक्स रिटर्न, यानी आप कहते हैं कि स्टॉक रिटर्न ड्यू टू, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, इसका यही मतलब है, स्टॉक रिटर्न ड्यू टू मार्केट रिटर्न, ठीक है। मैं इसको समझाता भी हूँ, स्टॉक रिटर्न ड्यू टू मार्केट रिटर्न, ये सेंसिटिविटी है। मैं कहता हूं मार्केट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मार्केट अगर चेंज होती है, चेंज इन मार्केट होती है, यानी आपका ये जो पोर्टफोलियो है ये चेंज हो जाता है। KSE 100 इंडेक्स आप कहते हैं जी 1,50,000 से 1,51,000 पे चला गया, तो मार्केट मूव की ना, मार्केट का रिटर्न मूव किया, तो उसकी वजह से मेरे स्टॉक में क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है, एंग्रो का स्टॉक है, तो हम कहते हैं चेंज, अचार चेक करो, चेंज इन, चेंज इन, आप कहेंगे कि चेंज इन एंग्रो स्टॉक, एंग्रो, एंग्रो स्टॉक रिटर्न, स्टॉक रिटर्न ड्यू टू चेंज इन, चेंज इन मार्केट रिटर्न, ठीक है, मार्केट रिटर्न, मैं शॉर्टकट पे लिखूं, ठीक है। तो मार्केट रिटर्न चेंज होती है, यानी मार्केट फ्लक्चुएट करती है, मार्केट मूव करती है, ऊपर जाती है, तो उसकी वजह से मेरे स्टॉक में क्या चेंज आता है। मार्केट नीचे जाती है तो उसकी वजह से मेरे स्टॉक में क्या चेंज आता है। तो हम कहते हैं कि ये सेंसिटिविटी है, बीटा इज एक्चुअली, हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये मार्केट रिस्क है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मार्केट रिस्क, ये मार्केट रिस्क है कि मार्केट मूव करने की वजह से मेरे स्टॉक के अंदर कितना रिस्क आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बीटा, ठीक है। इसको बीटा कहते हैं, इसको हम सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है बीटा। तो वो कहता है कि बीटा फाइंड करें, इसके लिए ए का बीटा फाइंड करेंगे, ए का रिस्क कितना है, मार्केट मूव होने से ए में जो चेंज आता है वो कितना है, ठीक है। ये नंबर होता है, एक वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हम कैसे देखते हैं, हम इस वैल्यू को नंबर के अंदर देखते हैं। हम कहते हैं अगर तो ये वैल्यू 1 हो, बीटा 1 हो, तो हम कहते हैं कि मार्क, ये बीटा 1 इज 1 कब होगा, जब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू होगी, इधर भी सेम वैल्यू, इधर भी सेम वैल्यू। मैं इसको डिवाइड ही कर रहा था ना, चेंज इन इंडिविजुअल स्टॉक डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न, तो ऊपर और दोनों दोनों का रिटर्न सेम होगा तो ये 1 आएगा। हम कहते हैं ये 1 क्या होता है, ये मार्केट रिस्क है, दिस इज मार्केट रिस्क। और अगर वैल्यू हम कहते हैं बीटा की
1 से बड़ी आएगी तो इसका मतलब है मेरे स्टॉक का रिटर्न, फॉर एग्जांपल बीटा आ गया 1.2 आ गया। तो 1.2 का मतलब क्या है, मार्केट का तो रिस्क 1 ही है, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो मेरे स्टॉक का रिटर्न, मार्केट मार्केट मेरे स्टॉक का जो रिस्क है वो मार्केट के रिस्क से भी ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्की है। इसका मतलब मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, और अगर बीटा आ जाता है आपके पास, फॉर एग्जांपल 1 से कम आ जाता है, सपोज 0.7 आ जाता है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि इस स्टॉक का जो इंडिविजुअल स्टॉक का जो रिस्क है वो मार्केट रिस्क से कम है, तो इसका मतलब इसका रिटर्न भी मार्केट के रिटर्न से कम होगा। तो बीटा ये है। अब बीटा को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको जरा मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ और आपको। सर ये बाकी नेक्स्ट क्लास में करा देना, अभी 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला तो बताने दो, अभी आप खुद ही कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्लास में भी हम इंशाल्लाह करेंगे, वी हैव लॉट टू डू। ठीक है अरे हमारी। सर, ये जो सर जो रिस्क फ्री होता है इसका वेरिएंस हमेशा जीरो ही होगा? हाँ, इसका वेरिएंस यानी गवर्नमेंट आपको क्लेम करती है ना, तो गवर्नमेंट देती भी है, प्रॉमिस करती है। अच्छा, इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए, जो कि गिवन है, विच इज हियर गिवन 12%, आर ए इज इक्वल टू, हम इसे कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। इसका जो फॉर्मूला प्लस बीटा, ये बीटा किसका होगा, ए का बीटा होगा, बीटा ऑफ ए। ठीक है, इनटू मैं कहता हूं ये मार्केट का रिटर्न होगा माइनस रिस्क फ्री रिटर्न होगा। सर ने कुछ तो किया है। ठीक है, ये क्या है, हम कहते हैं कि जब हमने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया, यानी मैंने स्टॉक ए में इन्वेस्ट किया है, तो स्टॉक ए में इन्वेस्ट करने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए ना। मैं कहता हूँ मार्केट में जो मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मार्केट का रिटर्न तो मुझे मिलता ही है। तो एक्सेस रिटर्न, अगर मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो एक्सेस रिटर्न क्या होगा, मुझे मार्केट फॉर एग्जांपल दे रही है, यहाँ इस केस में भी देख लें, मार्केट मुझे कितना दे रही है, 10% दे रही है, और रिस्क फ्री रिटर्न कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो ये 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना मुझे, रिस्क फ्री से ऊपर मिल रहा है। जी ठीक है जी। ना, 10 - 5, तो ये, इसको हम कहते हैं ये एक्सेस रिटर्न है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट। ये एक्सेस रिटर्न है रिस्क फ्री से, रिस्क फ्री तो रिस्क फ्री है ना, उसमें तो रिस्क ही नहीं है। इसको हम कहते हैं दिस इज एक्सेस रिटर्न। तो ये हमारा एक्सेस रिटर्न है। तो हम कहते हैं कि ये एक्सेस रिटर्न जो रिस्क है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक एक्सेस रिटर्न होगा। रिस्क फ्री को वैसे आप ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू गिवन है, दिस इज 0.12 गिवन है ना, इसकी भी वैल्यू गिवन है 0.05। बीटा फाइंड करना है, बीटा को ऐसे रहने दो, यही फॉर्मूला है, इसको हम कैपेम तो फॉर्मूला कहते हैं। और आगे आपके पास मार्केट रिटर्न भी गिवन है, दैट इज 10%, और रिस्क फ्री रिटर्न भी गिवन है 0.05। बस इसको कैलकुलेट कर लो, इसमें से बीटा निकल आएगा आपका। ठीक है, कैलकुलेट ए इज बीटा, ए पार्ट, बी पार्ट इसका बाद में करेंगे। ठीक है, हाँ करो। शारिब मेरे साथ अटेंडेंस शेयर कर देना। ठीक है, जो लोग एबसेंट हैं सिर्फ उनकी लिस्ट आपने शेयर करनी है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है क्लास की तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।